कहानी है मुक्तेसर के नरबख्शी की। द मुक्तेसर मैन ईटर। राइटर है जिम कॉर्बेट। कॉर्बेट बताते हैं, नैनीताल के उत्तर में 18 मील दूर स्थित उत्तर पूर्व को जाता हुआ 8,000 फुट ऊंचा तथा 12 से 15 मील लंबा एक पहाड़ है जो पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। पहाड़ का पश्चिमी सिरा खड़ी चढ़ाई का है और इसी सिरे के निकट मुक्तेसर पशु अनुसंधान केंद्र स्थित है, जहां भारत के मवेशियों के रोगों के निदान हेतु इंजेक्शन तथा टीकों का निर्माण होता है। प्रयोगशाला तथा कर्मचारियों के घर पर्वत के उत्तर की ओर स्थित है और वहां से हिमालय की बर्फीली श्रृंखला का दृश्य सबसे अच्छे दिखने वाले दृश्यों में से एक है। यह पर्वतमाला तथा इसके और भारत के मैदानों के मध्य में पड़ने वाले सारे पहाड़ पूर्व से पश्चिम की ओर फैले हैं और इनमें से किसी भी पहाड़ के सर्वोच्च बिंदु से जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक न केवल उत्तर की बर्फ का बल्कि पूर्व तथा पश्चिम की तरफ के पहाड़ों तथा घाटियों का भी दृश्य दूर दूर तक देखा जा सकता है। वे लोग जो मुक्तेसर में रह चुके हैं दावा करते हैं कि यह कुमाऊं का सबसे सुंदर स्थान है तथा इसकी जलवायु का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। एक शेरनी ने मुक्तेसर की सुविधाओं का लाभ वहां रहने वाले निवासियों की तरह प्राप्त करने की सोची, इसलिए उसने उस छोटी बस्ती के निकट स्थित एक विस्तृत जंगल में अपना निवास बनाया। यहाँ पे वह बहुत सुखपूर्वक सांभर, कांकड़ तथा जंगली सुअर का शिकार करती हुई अपनी गुजर बसर कर रही थी कि उसके दुर्भाग्य से एक दिन उसका मुकाबला एक स्याही से हो गया। इस लड़ाई में उसकी एक आंख चली गई तथा लगभग 50 कांटे, जिनकी लंबाई 1 से 9 इंच थी, उसकी अगली दाहिनी टांग और पैर के पंजे के नीचे घुस गए। इनमें से अनेक कांटे हड्डी से टकरा के अंग्रेजी के यू के आकृति बनाते हुए वापस मुड़ गए थे। जब उसने अपने दांतों से कांटों को निकालने की कोशिश की तो ऐसा करने से वहां पे मवाद से भरे तथा रिसने वाले घाव भर गए थे, और जब वह एक घनी घास के टुकड़े में लेटी हुई भूख से मरती हुई अपने घाव चाट रही थी कि तभी एक महिला ने घास के क्षेत्र का यही खास टुकड़ा अपने मवेशियों के लिए चारा काटने के लिए चुना। शेरनी ने पहले इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु जब वह महिला घास काटती हुई उस जगह तक आ पहुंची जहां पे वह लेटी हुई थी तो शेरनी ने एक प्रहार किया जिसकी चोट से उसकी खोपड़ी फट गई। फलस्वरूप उसकी तत्काल ही मौत हो गई, क्योंकि जब अगले दिन खोजने पे जब वह महिला मरी मिली तो वह एक हाथ में दराती और दूसरे हाथ में घास का गुच्छ पकड़े थी जिसे वह उस समय काटने ही वाली थी। जब शेरनी ने उस पर वार किया होगा, उस महिला को वहीं छोड़ के जहां वह गिरी थी, शेरनी लंगड़ाती हुई लगभग 1 मील से ज्यादा दूर तक गई और वहां एक गिरे हुए पेड़ के एक छोटे कोकल में शरण ली। 2 दिन बाद एक आदमी इसी गिरे हुए वृक्ष के नीचे जलोनी छिलने आया और शेरनी ने जो दूसरी तरफ लेटी हुई थी उसे भी मार डाला। वह आदमी पेड़ के आर पार गिरा पड़ा था। जब उसे मारते समय शेरनी ने उसकी पीठ को नाखूनों से चीर डाला था। कदाचित यह संभव है कि जब वह आदमी पेड़ के तने के आर पार लटका पड़ा था तो उसके शरीर से धीरे धीरे बहते हुए रक्त को देख के शेरनी के मन में यह विचार आया कि वह ऐसी वस्तु थी जिससे वह अपनी भूख मिटा सकती थी। बात चाहे जो भी रही हो, उसे छोड़ने से पहले शेरनी ने उसकी पीठ से थोड़ा मांस खाया था। 1 दिन बाद उसने जानबूझ के अपना तीसरा शिकार मारा और वह भी बिना किसी रुकावट के विरोध का सामना किए। इसके पश्चात वह पूरी तरह से मैन ईटर बन गई। मैंने शेरनी के बारे में तभी सुन लिया था जब उसने मनुष्यों को मारना आरंभ किया था, क्योंकि मुक्तेसर में बहुत शिकारी थे जो सभी उस शेरनी को मारने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, जो उनकी दहलीज पर ही सक्रिय थी। इसलिए मैंने ये उचित नहीं समझा कि एक बाहरी व्यक्ति को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। जब शेरनी द्वारा मारे गए व्यक्तियों की संख्या 24 तक पहुंच गई और बस्ती में तथा पड़ोस के गांव में रहने वाले सारे लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया और पशु अनुसंधान केंद्र में कार्य की प्रगति धीमी हो गई, तो वहां के केंद्र के प्रभारी पशुधन अधिकारी ने सरकार से मेरी सहायता प्राप्त करने का अनुरोध किया। मेरा काम, जैसा कि मैंने इसे देखा है, सरलता से पूर्ण हो जाने वाला नहीं था, क्योंकि वास्तव में मैन ईटर से संबंधित मेरा अनुभव बहुत ही सीमित था। मैं उस बड़े से इलाके के बारे में कुछ भी नहीं जानता था जिसमें वो टाइगर एक्टिव थी।
इसलिए मुझे कोई अनुमान नहीं था कि उसे कहाँ पे खोजा जाए। एक नौकर तथा 2 आदमियों के साथ जो मेरा बिस्तर बंद तथा सूटकेस ले जा रहे थे, मैंने दोपहर में नैनीताल से प्रस्थान किया और 10 मील दूर स्थित रामगढ़ के डाक बंगले में पैदल चल के गया, जहाँ पे मैंने रात बिताई। डाक बंगले का खानसामा यानी कि रसोइया मेरा परिचित था और जब उसे मालूम पड़ा कि मैं मैनीटर को मारने की कोशिश में मुक्तेसर जा रहा था, तो उसने मुझे सचेत करते हुए कहा कि मैं मुक्तेसर जाते समय अंतिम 2 मील का फासला बहुत ही सावधानी से तय करूं। उसने बताया कि सड़क के उस इलाके में हाल ही में कई आदमी मार डाले गए हैं। अपने आदमियों के सामान बांधने और मेरे पीछे पीछे आने की बात कहकर अगली सुबह जल्दी यात्रा आरंभ करके और अपने साथ 500 बोर की 2 नाली एक्सप्रेस राइफल लेकर, जिसमें कि मॉडिफाइड काला बारूद का इस्तेमाल होता था, मैं नैनीताल, अल्मोड़ा तथा मुक्तसर को जाने वाली सड़कों के मिलने वाले स्थान पे पहुंचा। उस समय उजाला हो रहा था। इस स्थान से आगे अब चौकन्ना होकर चलना जरूरी था, क्योंकि अब मैं मेन ईटर के एरिया में था। एक तीखी चढ़ाई चढ़ने वाले पहाड़ के पीछे से आड़े तिरछे होते हुए ऊपर जाने से पहले सड़क कुछ दूर तक सपाट जमीन पे जाती है, जिसमें नारंगी रंग की लीली उगती है, जिसके गोल और कठोर बीज को गोली के रूप में भरवा बंदूकों में प्रयोग किया जा सकता है। यह पहला मौका था जब मैं उस पहाड़ पे कभी चढ़ा था, तथा मैं हवा के प्रवाह की वजह से बलुआ पत्थरों से बनी लटकती चट्टानों पे बनी गुफाओं को बहुत दिलचस्पी से देख रहा था, जो कि सड़क के ऊपर लटक रही थी। तेज आंधी आने पर मैं कल्पना करता हूँ कि इन गुफाओं से भयानक आवाजें उत्पन्न होती होगी, क्योंकि ये विभिन्न आकारों की है और इनमें से कुछ छिछली है तो दूसरी बलुआ पत्थरों में गहराई तक धसी हुई प्रतीत होती है। यहाँ से सड़क पहाड़ की पीठ पे निकलती, वहां पे सपाट मैदान का एक छोटा विस्तार है, जो कि दूर की तरफ मुक्तसर के डाकघर और एक छोटे से बाजार से मिला हुआ है। उस सुबह उस वक्त तक डाकघर खुला नहीं था, परंतु एक दुकान खुली हुई थी तथा दुकानदार ने बड़ी कृपापूर्वक मुझे बताया कि डाक बंगले तक कैसे पहुंचा जा सकता है, जो कि उसके हिसाब से जो कि उसके हिसाब से पहाड़ के उत्तरी रुख पे आधा मील दूर स्थित था। मुक्तसर में 2 डाक बंगले हैं। एक तो सरकारी अधिकारियों के लिए रिजर्व रहता है, जबकि दूसरा आम जनता के लिए। मुझे इस बात का पता नहीं था और मेरे बनिए दोस्त ने मेरे टोप के साइज को देख के भूलवश मुझे एक सरकारी अधिकारी समझ लिया था। अतः उसने मुझे गलत बंगले का मार्ग बताया था और बंगले के प्रभारी खानसामा तथा मैंने लाल फीताशाही वाहिनी की अप्रसन्नता झेली, क्योंकि खानसामा ने मुझे नाश्ता उपलब्ध कराया था और मैंने उसको खाया था। यद्यपि उस समय मैं इस बात से अनभिज्ञ था, परंतु बाद में मैंने अपना यह कर्तव्य समझा कि मेरी भूल का मुआवजा किसी भी तरह से खानसामा को भुगतना न पड़े। जब मैं बर्फ से ढकी हुई पर्वतमाला के भव्य दृश्य की प्रशंसा करते हुए नाश्ते की प्रतीक्षा कर रहा था, तभी 12 यूरोपियनों की एक टोली मेरे पास से गुजरी, जो सभी सर्विस राइफलें साथ लिए जा रहे थे। जिनके कुछ देर बाद एक सार्जेंट और 2 आदमी आए, जो लक्ष्य और झंडे ले जा रहे थे। वह सार्जेंट एक स्नेही सज्जन पुरुष था, जिसने मुझे बताया कि वह एक टोली जो अभी अभी वहां से गई थी, राइफल रेंज को जा रही थी, और यह भी कि वह मेन ईटर के डर से आसपास रहकर चौकन्ने होकर एक साथ जा रहे थे। सार्जेंट से मुझे पता चला कि सेंटर के इंचार्ज ऑफिसर्स को पिछले दिन सरकार से एक टेलीग्राम मिला था, जिसमें उसे इंफॉर्मेशन दी गई थी कि मैं मुक्तेसर के मार्ग पर चल पड़ा हूँ। सार्जेंट ने आशा प्रकट की थी कि मैं मैनीटर को मारने में सफल रहूंगा, क्योंकि उसने कहा कि बस्ती में जो स्थितियां हैं बहुत ही खराब हो गई हैं। कोई भी यहाँ तक कि दिन के उजाले में भी अकेले इधर उधर जाने की नहीं सोचता है, और गोदुली के बाद तो प्रत्येक इंसान को दरवाजे बंद करके रहना पड़ता था। नरभक्षी को मारने की बहुत कोशिशें की गई थी, परंतु वह शिकार के स्थान पे कभी नहीं लौटा जहां पे शिकारी बैठे रहते थे। बहुत स्वादिष्ट नाश्ता करने के बाद मैंने खानसामा को बताया कि जब मेरे आदमी पहुंचे तो वह उनको बता दे कि मैं नरभक्षी की खोज खबर लेने जा रहा हूं, तथा मुझे मालूम नहीं है कि मैं कब तक वापस लौटूंगा। तब अपनी राइफल उठाने के बाद
मैं डाकघर में अपनी माँ को एक टेलीग्राम भेजने गया कि मैं सुरक्षित पहुंच गया हूँ। डाकघर और बाजार के सामने के समतल मैदान से मुक्तेसर की पहाड़ी का दक्षिणी छोर खड़ी ढलान पे नीचे दूर तक जाता है और यह धारों तथा घाटियों से विभाजित होता था, जिसमें घनी जाड़ जंकाड़ थी और इधर उधर कुछ पेड़ छितरे हुए पड़े थे। मैं पहाड़ के किनारे पे खड़ा हुआ था और नीचे घाटी में देख रहा था, जिसके ऊपर रामगढ़ के घने वनों वाले पहाड़ थे, कि तभी मेरे साथ पोस्टमास्टर और बहुत से दुकानदार शामिल हो गए। पोस्टमास्टर को पिछले दिनों सरकार द्वारा भेजा गया हुआ टेलीग्राम मिला था और अब मेरे द्वारा टेलीग्राम करने के लिए भरे गए फॉर्म पे, जिसको मैंने अभी उसे सौंपा था, मेरे सिग्नेचर देख के उसने सोच लिया कि टेलीग्राम में उल्लिखित व्यक्ति मैं ही हूँ और वह तथा उसके मित्र अब अपनी सहायता प्रदान करने के लिए मेरे पास आ गए थे। उनके प्रपोजल से मैं बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि वे मुक्तेसर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देखने और उससे वार्तालाप करने की सबसे अच्छी स्थिति में थे, क्योंकि जहां कहीं भी दो अथवा दो से ज्यादा आदमी इकट्ठे हो जाते होंगे, उनकी बातचीत का मुख्य विषय टॉपिक मेन ईटर ही रहता था और वे लोग उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में समर्थ हो जाते थे, जो मेरे लिए बहुत ही महत्व की हो सकती थी। भारत के गांव में गांव के लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस और बनिए की दुकान बहुत ही मायने रखती है, जितना कि दूसरे देशों के लोगों के लिए मदिरालय तथा क्लब रखते हैं। और यदि किसी विशेष विषय पर सूचना प्राप्त करनी हो तो डाकघर और बनिए की दुकान ही इनको प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन होते हैं। पहाड़ की तलहटी में हमारे सामने बाईं ओर लगभग 2 मील दूर तथा हमसे 1000 फुट नीचे खेती का एक टुकड़ा था। मुझे बताया गया कि यह बद्री शाह के सेब का बागान था। बद्री मेरे पुराने दोस्त का बेटा था, जो कुछ महीनों पहले मेरे पास नैनीताल आया था। उसने मुझे अपने गेस्ट हाउस में रुकने का निमंत्रण दिया था और मेनीटर को मारने में हर तरह की मदद का प्रस्ताव भी दिया था। इस प्रस्ताव को पहले दिए गए कारणों से मैंने स्वीकार नहीं किया था। अब जबकि मैं सरकार के बुलावे पे मुक्तेसर आया था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बद्री से मिलूंगा और मेरी सहायता करने के लिए किए गए उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लूंगा। स्पेशली मुझे अभी अभी बताया गया था कि आखिरी मानव की हत्या उसके बगीचे के नीचे की घाटी में की गई थी। अपने चारों ओर खड़े हुए सभी आदमियों को धन्यवाद देने के बाद और उनसे यह कहकर कि मैं अगली इन्फॉर्मेशन के लिए उन पे ही डिपेंड हूँ, मैं धारी को जाने वाली सड़क पे नीचे की ओर चल पड़ा। दिन अभी जवान ही था और बद्री से मिलने से पहले वहां पे इतना समय तो था ही कि मैं पहाड़ की सीध में पूर्व की ओर बसे हुए कुछ गांव का भ्रमण कर सकूं। सड़क के किनारे कोई मील के पत्थर नहीं लगे थे तथा जब मेरे अनुमान से मैंने लगभग 6 मील तय करके 2 गांवों का भ्रमण कर लिया था, तो मैं वापस लौट पड़ा। मैंने अपने कदम वापस 3 मील दूर तक ही बढ़ाए होंगे कि मैं एक छोटी लड़की के समीप आ पहुंचा, जो एक बेल के साथ मुश्किल में फंसी थी। लड़की जो लगभग 8 साल की रही होगी और बेल को मुक्तेसर की दिशा में ले जाना चाहती थी, जबकि बेल उसके विपरीत दिशा में जाना चाहता था। और जब मैं घटना स्थल पर पहुंचा तो स्थिति ऐसी बन गई थी कि दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं करेगा जो दूसरा चाहता था। बेल एक बहुत बूढ़ा जानवर था और वह लड़की उसकी गर्दन में बंधी हुई रस्सी को पकड़ के आगे आगे चली और मैं उसे आगे कुछ चलने को हाँकते हुए पीछे चल रहा था, तो उसने फिर कोई परेशानी खड़ी नहीं की। कुछ दूर तक आगे बढ़ने के बाद मैंने कहा कि हम कलवा को चुरा कर तो नहीं ले जा रहे हैं, यानी कि बेल को। मैंने उसको बेल को इसी नाम से पुकारते हुए सुना था। उसने कहा कि नहीं। उसने गुस्सा होकर अपनी बुरी आंखों से मुझ पर भरपूर दृष्टि डाली और जवाब दिया। मैंने अगला सवाल किया कि यह बेल किसका है। उसने कहा कि मेरे पिताजी का है। और हम उसे कहाँ ले जा रहे हैं? उसने कहा मेरे चाचा के पास। और चाचा को बेल की क्यों जरूरत है? तो उसने कहा अपने खेतों की जुताई के लिए। परंतु बेल चाचा के खेत को अकेले ही जोत नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, उसने कहा। मैं कुछ नहीं समझ रहा था, परंतु तब कोई भारतीय एक साहब से बेलों और जुताई के बारे में कुछ भी जानकारी रखने की आशा नहीं कर सकता था। क्या चाचा के पास केवल एक ही बेल है? मैंने सवाल पूछा।
उसने कहा कि उनके पास अभी केवल एक ही बैल है, परंतु उनके पास पहले दो भी थे। मैंने पूछा दूसरा वाला कहाँ है? यह सोचते हैं कि संभवतः वह कर्जे को चुकाने के लिए बेच दिया होगा। तो लड़की ने कहा कि शेर ने कल उस दूसरे बैल को मार दिया है। यहाँ पे वास्तव में एक खबर थी, और जब मैं इस पे विचार करने का प्रयास कर रहा था तब हम चुपचाप आगे बढ़ते गए, जबकि वह लड़की तब तक बार बार पीछे मुड़कर मुझे देखती रहती थी जब तक वह मुझसे प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। उसने पूछा कि क्या आप शेर को मारने आए हैं? मैंने कहा कि मैं शेर को मारने की कोशिश जरूर करूंगा। तब आप शिकार से दूर क्यों जा रहे हो? क्योंकि हम बेल को चाचा जी के घर ले जा रहे हैं। मेरे जवाब ने लड़की को संतुष्ट कर दिया, प्रतीत होता था, और हम आगे बढ़ते गए। मुझे कुछ बहुत जरूरी सूचनाएं मिल गई थी, लेकिन मुझे और भी चाहिए थी। तो मैंने कहा, क्या तुमको मालूम नहीं है कि शेर एक मैन ईटर है? उसने कहा कि हाँ, इसने कुंती के पिता और बौंसी सिंह की माँ और बहुत से लोगों को खाया है। तो फिर तुम्हारे पिताजी ने तुमको कलवा यानी कि बेल के साथ क्यों भेजा? वह अपने आप क्यों नहीं आए? तो लड़की ने कहा कि उनको भाबरी बुखार यानी कि मलेरिया हो रखा है। मैंने पूछा, क्या तुम्हारा कोई भाई नहीं है? उसने कहा, नहीं, मेरा एक भाई था, परंतु वह बहुत पहले मर गया है। मैंने पूछा, तुम्हारी माँ? उसने कहा कि हाँ, मेरी माँ है जो कि खाना पका रही है। मैंने पूछा, बहन? उसने कहा, नहीं, कि मेरी कोई बहन नहीं है। इसी कारण इस छोटी लड़की के जिम्मे एक खतरनाक काम पड़ गया था। वह उस सड़क पे चलकर अपने पिता के बैल को अपने चाचा के घर छोड़कर आए, जिस पर लोग अकेले चलने में डरते थे और केवल समूहों में ही यात्रा करते थे, तथा जिस पर मैंने 4 घंटों में दूसरा मनुष्य नहीं देखा था। अब हम एक रास्ते पर आ गए थे जिसके ऊपर लड़की गई। बैल पीछे पीछे चल रहा था और मैं सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पीछे था। इस समय हम एक खेत में आ पहुंचे जिसके दूर के किनारे पे एक छोटा मकान था। जब हम मकान के पास पहुंचे तो लड़की ने आवाज दी और अपने चाचा से कहा कि वह बैल को लेकर आ गई है। उसने कहा, ठीक है। एक आदमी की आवाज मकान के अंदर से आई। उसने, खंबे से बांध दो और घर चली जाओ, मैं खाना खा रहा हूँ। इसलिए हमने बैल को खंबे से बांधा और सड़क तक वापस लौटे। हम दोनों को जोड़ने वाले संपर्क सूत्र बैल के न होने के कारण पुतली यानी कि वो लड़की अब शर्मा रही थी, और क्योंकि अब वो मेरे साथ साथ नहीं चल सकती थी, अतः मैं उसके कदमों से कदम मिलाते हुए आगे चलता गया। कुछ समय तक हम बिना बोले चलते रहे, और फिर मैंने कहा कि मैं उस शेर को मारना चाहता हूँ जिसने तुम्हारे चाचा के बैल को मारा है, परंतु मुझे यह मालूम नहीं है कि लाश कहाँ पे है। क्या तुम मुझे दिखाओगी? लड़की ने कहा कि हाँ, मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने पूछा, क्या तुमने उस शिकार को देखा है? उसने कहा कि नहीं। उसने कहा, मैंने उसे देखा नहीं है, परंतु मैंने अपने चाचा जी को, मेरे पिताजी को यह बताते सुना था कि वह कहाँ पे है। मैंने पूछा कि क्या वो सड़क के पास है? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम। मैंने पूछा, क्या बेल अकेला था जब वो मारा गया? उसने कहा, नहीं, वह गांव के दूसरे पशुओं के साथ था। वह सुबह मारा गया शाम को। तो उसने कहा कि वह तब सुबह के समय मारा गया था जब वह गायों के साथ चरने जा रहा था। लड़की और मैं बातचीत कर रहे थे तो मैं चारों तरफ तीक्ष्ण दृष्टि से चौकन्ना होकर देख रहा था, क्योंकि अब सड़क संकरी थी और बाईं ओर घने पेड़ों के जंगल से और दाईं तरफ घनी जाड़ जंकाड़ से सटी हुई थी। हम लगभग 1 मील तक आगे बढ़े होंगे जब हमने एक बहुत पुराने मार्ग पे पहुंचे जो बाईं ओर के जंगल में जा रहा था। यहाँ पे लड़की रुकी और कहा कि यही वह रास्ता है जिस पे उसके चाचा ने उसके पिता को बताया था कि यहाँ पे बेल को मारा गया था। अब मैंने वह सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी जिसकी मुझे शिकार की स्थिति को जानने के लिए जरूरत थी। उसे घर तक सुरक्षित जाते हुए देखकर मैं पशुगमन मार्ग पे वापस लौटा। यह रास्ता एक घाटी से होकर जाता था और मैं इसके साथ साथ एक चौथाई मील तक ही आया था कि मैं उस स्थान पर पहुंच गया जहां मवेशियों में भगदड़ मची थी। रास्ते छोड़कर मैं अब इसके समानांतर और 50 गज नीचे जंगल में चला गया। मैं थोड़ी दूर तक ही गया था कि मैंने घसीटने के निशान देखे। ये सीधे नीचे घाटी में गए और जब मैंने इनका पीछा किया कुछ 100 गज दूर तक ही किया होगा तो मैंने बैल को देखा जिसके धड़ के पिछले भाग से
थोड़ा हिस्सा ही खाया हुआ था। ये एक 20 फीट ऊंचे टीले की तह पर और लगभग 40 फुट दूर स्थित एक गहरी घाटी के मुहाने से दूर पड़ा हुआ था। घाटी और शिकार के मध्य में एक बुना पेड़ था जिसपे जंगली गुलाब की बेल चढ़ी हुई थी। शिकार से यथोचित दूरी पर यही एकमात्र पेड़ था जिस पर मैं शेर को मारने की आशा से बैठ सकता था, क्योंकि उस रात चंद्रमा नहीं था और यदि शेर अंधेरा होने के बाद आया, जैसा कि मुझे विश्वास था, तो शिकार के जितना पास में बैठ सकता था, मेरे द्वारा शेर को मारने के अवसर उतने ही ज्यादा अच्छे हो जाते। अब 2 बज गए थे और मेरे पास बद्री से भेंट करने और चाय का एक प्याला पीने के लिए थोड़ा समय था, जिसकी मुझे जरूरत थी, क्योंकि रामगढ़ से सुबह 4 बजे चलने के बाद मैं बहुत ज्यादा पैदल चल चुका था। बद्री के बगीचे को जाने का रास्ता उस स्थान से कटता है जहाँ पे पशुगमन मार्ग सड़क से मिलता है और एक खड़ी ढाल वाली पहाड़ी से नीचे 1 मील तक घने जंगल से होके जाता है। बद्री अपने अतिथि गृह के निकट ही था और सेब के एक क्षतिग्रस्त पेड़ की देखभाल कर रहा था। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे आने के उद्देश्य को सुनकर वह मुझे अतिथि गृह में ले गया, जो कि बगीचे से ऊंचाई पे एक छोटी टेकरी पे स्थित था। हम बरामदे में बैठ के चाय और कुछ खाने पीने की वस्तुओं का इंतजार कर रहे थे, जिन्हें बद्री ने अपने नौकर को बनाने का आदेश दिया। मैंने उसे बताया कि मैं मुक्तसर क्यों आया हूँ और मैंने उसे उस शिकार के बारे में भी बताया जिसे खोजने में छोटी लड़की ने मेरी मदद की थी। जब मैंने बद्री से पूछा कि शिकार के बारे में मुक्तसर के शिकारियों को क्यों नहीं बताया गया था, तो उसने कहा कि शिकारियों द्वारा शेर को मारने की लगातार असफलताओं से परेशान होके गांव वालों का उन पे से भरोसा उठ गया है और इसी वजह से शिकार के बारे में अब उनको बताया नहीं जा रहा था। बद्री ने इन असफलताओं का कारण शिकार के ऊपर बैठने के लिए बहुत ही व्यापक इंतजामों को करने को ठहराया था। इन इंतजामों को करने में शिकार के निकट की सारी बाधाओं, जैसे झाड़ियों और छेटे पेड़ों को काट देना, बड़े मचानों को बनाना और मचानों में अनेक आदमियों का बैठना होता था। ये सभी पर्याप्त कारण थे जिनके कारण शेर को कभी भी शिकार पर लौट के नहीं आने के लिए कुख्यात बना दिया था। बद्री आश्वस्त था कि पूरे मुक्तसर क्षेत्र में केवल एक ही शेर था और वह अपनी दाहिनी टांग से थोड़ा लंगड़ा के चलता था, परंतु उसे मालूम नहीं था कि यह लंगड़ापन किस कारण से हुआ है और उसे यह भी नहीं मालूम था कि शेर जो है वो नर है कि मादा है। हमारे साथ बरामदे में एक बड़ा एरिडल टेरियर बैठा हुआ था। इसी समय कुत्ते ने गर्जना आरंभ कर दी, कुर्राना शुरू कर दिया और जिस दिशा में कुत्ते का मुंह था उसी तरफ देखने पे हमने जमीन पे एक बड़े लंगूर को बैठे देखा, जो सेब के एक झाड़ की टहनी को पकड़ और झुका के कच्चा फल खा रहा था। बरामदे की रेलिंग के सहारे रखी एक बंदूक को उठा के बद्री ने उसमें 4 नंबर का छर्रा भर के फायर कर दिया। दोनों को वहां तक पहुंचने के लिए दूरी बहुत ज्यादा थी और यदि उनमें से कोई एक उसे लग भी जाती तो उससे लंगूर को कोई चोट नहीं लगती, परंतु फायर का उस पर असर ये पड़ा कि वह धीमी चाल से पहाड़ पर चढ़ने लगा तथा कुत्ता जोरों से उसका पीछा कर रहा था। इस भय से कि कुत्ते को कोई नुकसान नहीं हो जाए, मैंने बद्री से उसको वापस बुलाने को कहा, परंतु उसने कहा कि सब ठीक ही होगा, क्योंकि यह कुत्ता उस लंगूर का पीछा करता रहता है जिसने उसके जवान पेड़ों को बहुत ही नुकसान पहुंचा रखा है। कुत्ता अब लंगूर तक पहुंचने ही वाला था और जब वह उससे कुछ गज के फासले पर ही रहा होगा कि लंगूर पीछे घुमा, कुत्ते को कान से पकड़ा और उसके सिर के किनारे से मांस के टुकड़े को काट डाला। घाव बहुत ही गंभीर था और जब तक हम उसका उपचार करते रहे, मेरे लिए चाय और गर्म पूरियों को मक्खन में उबाल कर तैयार कर दिया गया था। मैंने बद्री को उस पेड़ के बारे में बता दिया था जिसपे मैं बैठने वाला था और जब मैं शिकार के पास लौटने लगा तो उसने भी मेरे साथ चलने की इच्छा प्रकट की।